वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस बार हम वापस आ चुके हैं और जब वापस जाने से पहले जब हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक के लिए देख रहे हैं आप मुझे जो है ना वो फीड भी किया जा रहा होता है कि आप जो है वो इन चीज़ों को ज़रा सामने रखें और इन चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा उस पर तरीके से बात कीजिएगा। तो वो एक टॉपिक है, वो खामोश कातिल है। अब बीमारियां बहुत सारी होती हैं, सिम्टम्स बता दिए जाते हैं, सिम्टम्स पता चल जाते हैं। खामोशी के अंदर जो बीमारी पनपना शुरू होती है जिस्म के अंदर, ये उन बीमारियों में से एक बीमारी है। लेकिन कहीं ना कहीं सिम्टम्स पता चल जाते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स की राय होती है, वो देखकर आपको बता सकते हैं। कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं, उससे कंफर्म हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन इस बीमारी तक पहुंचा कैसे जाए बर वक्त, और इस बीमारी को जब ये हाथ से निकल जाती है तो ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं आज बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के हवाले से, जिसको आम ज़बान के अंदर शुगर भी कहा जाता है कि भाई मुझे शुगर हो गई है, या फिर मेरे वालिद साहब को, वालदा को शुगर थी, तो मौरूसी तौर पर शुगर जो है वो मेरे बॉडी के अंदर ये डाइवर्ट हुई है, एक नस्ल दर नस्ल पीढ़ी चली आ रही होती है। तमाम चीज़ें हैं, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं और हम बार बार इस पर बात करते रहेंगे। यहाँ पर वो हम खूबसूरत सितारे बिठाते हैं, वो काबिल शख्सियात बिठाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दिया आप लोगों के लिए। पूरी ज़िंदगी अपनी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, चाहे वो एक मुनासिब एक ब्रेड एंड बटर को चलाने के लिए कीमत हो, सर्फ कर देते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। आप एक्सपर्ट्स हो जाते हैं अपनी चीज़ों के अंदर, इंटरनेशनल कॉलम्स का हिस्सा बनते हैं, इंटरनेशनल राइटिंग्स का हिस्सा बनते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं जस्ट टू गेट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, तारुफ बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है और साथ साथ एक्सपीरियंस। मैं समझता हूँ कि ये गलत नहीं होगा कहना कि जितनी मेरी उम्र होगी उसके करीब या उससे 1-2 साल ज़्यादा या कम इनका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इनका एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा है कि जब इन्होंने किसी के वालिद का जो है वो ट्रीटमेंट किया होगा तो आज उनके बच्चे या उनके बच्चे भी इनके पास जो है वो आ ही रहे होंगे, ये कहना गलत ना होगा। बहरहाल प्रोफेसर हैं, मेडिसिन एंड अलाइड चेयरमैन हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, मेडिसिन के इंचार्ज हैं मेडिकल यूनिट 4 के और मेडिकल ICU वार्ड 23 के। ये इस वक्त जो है वह जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बतौर टीचर भी हैं और साथ साथ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, यानी कि जिसको हम आम ज़बान में JPMC कहते हैं, वहाँ पर भी इनका ताल्लुक़ है। और इनका जो खूबसूरत नाम है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान अली जुनेजो साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा मज़ा आया जब ऑफ रिकॉर्ड हम बातें कर रहे थे और आपके साथ वो कहते हैं ना कि वो बैठकर अंदाज़ा हो जाता है कि भाई फ़लाँ शख्स के बारे में इतनी तारीफ़ें सुनी हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी चीज़ें, वो आपको 5-10 मिनट के अंदर बात करके अंदाज़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, मैं आपको प्रोफेसर का हूँ, डॉक्टर का हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान का हूँ, क्या कहूँ पूरे प्रोग्राम में? क्या ज़ीशान साहब का हूँ? चलें, सो नाइस ऑफ यू, सो हम्बल। ज़ीशान साहब ये बताएं कि मैंने जो इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की उसमें एक वर्ड यूज़ किया मैंने कि खामोश कातिल या खामोश बीमारी। क्या ये वर्ड सही है? लोगों को नहीं पता चल पाता डायबिटीज़ के बारे में? इसको हम खामोश कातिल, एक क्लियर ट्रांसलेशन है, साइलेंट किलर्स कुछ बीमारियों को कहा जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जो शुगर है, हेपेटाइटिस B-C हैं। तो ये बीमारियां हैं क्योंकि इनकी अलामात जब ये होती हैं उस टाइम पे नहीं होती, लेकिन इनके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट बड़े दूररस होते हैं या आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में जो है नुकसान करती हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों के अंदर जाके बॉडी को इस काबिल भी नहीं छोड़ती कि वो खड़ा हो सकते बंदा। अच्छा। तो इसका पता लगना बहुत ज़रूरी होता है और इसका क्योंकि अलामात बहुत ऑब्वियस नहीं होती। अब 10 लोगों को अगर शुगर होती है जिस टाइम पे, उसमें से 1 या 2 को अलामात होंगी, बाकियों को उस टाइम पे अलामात नहीं होती। अलामात जब होती हैं जब कोई पेचीदगी होती है उनको। तो जब पेचीदगी के साथ बंदा आता है तो उस टाइम पे उस बीमारी को रिवर्स करना, 0 पे लेके आना या पेचीदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देना शायद पॉसिबल नहीं होता। या वो जो डैमेज हो चुका है उसको, उस डैमेज को हम मिटिगेट कर सकते हैं कि उसको, उसके इम्पैक्ट को कम करें, लेकिन वो शायद डैमेज को कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की डायबिटीज़ की वजह से आंखों की बिनाई चली गई है तो बिनाई तो वापस नहीं आएगी। मज़ीद अगर थोड़ा बहुत उसमें बची है तो उसको बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये कि वो रिवर्स तो नहीं होगी। किसी को अगर स्ट्रोक हो गया, फालिज आ गया, तो वो फालिज तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ठीक है, दोबारा होने से हम बचाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से इन बीमारियों को साइलेंट किलर कहते हैं कि ये आम तौर पर इनके
होने का कोई बहुत इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ नहीं रहा होता, आदमी को अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। ब्लड प्रेशर के साथ लोग चलते हुए आते हैं, 160 100 ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो चल रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा। 300 की शुगर के साथ वॉक इन करता है मरीज़, डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा, मैंने तो मेडिकल करवाया था जॉब के लिए, उन्होंने कहा जाके डॉक्टर को दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जो है वो इनिशियल कमेंट दे दिया, और ये आपको समझने के लिए व्यूअर्स जो खास तौर पे इस वक्त घर में बैठी हुई ख़वातीन ज़्यादातर देख रही होती हैं और अपने पूरे फिर फैमिलीज़ को बता रही होती हैं, और फिर जब सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लिप्स जाते हैं तो जगह जगह पर आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसके सिम्टम्स अगर मैं बात करूं, वैसे तो साइलेंट किलर है, ठीक है, सिम्टम्स ऑब्वियस नहीं होते, लेकिन मस्ट हैव सम सिम्टम्स ना, तो सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स के अंदर भी बात करें और वियर्ड सिम्टम्स की भी अगर बात करें। बड़े वेग सिम्टम्स होते हैं, मतलब जिसको कोई अगर आप कहें तो शायद हम सबको किसी न किसी टाइम पे इस किस्म के अलामात हो रहे होते हैं। यस यस, वेरी गुड। इसी वजह से इनकी तशखीस इन सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। अब किसी को थकन रह रही है, किसी को हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को जो है वज़न कम ज़्यादा होना शुरू हो गया है, किसी को भूख ज़्यादा लगने लग गई, किसी की भूख ख़त्म हो गई, किसी को ब्रेन फॉगीनेस आ रही है कि भाई मैं सोचता हूँ, कंसंट्रेट करता हूँ, मेरी कंसंट्रेशन। अब ये इतने वेग किस्म के सिम्टम है कि किसी ऑर्गन के डिसफंक्शन को ये पॉइंट नहीं करते। अगर आप अक्सर औकात इन किस्म के सिम्टम्स के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, अगर जाते भी हैं तो क्योंकि किसी सिम्टम किसी स्पेसिफिक, क्योंकि हमारी एक ट्रेनिंग होती है ना, हम सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हार्ट के सिम्टम है, ये लंग के सिम्टम है, ये लिवर के हैं, ये आंतों के हैं, ये ब्रेन के, ये किसी स्पेसिफिक सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं करते। सिस्टेमिक माल फंक्शन के एक बेसिक सिम्टम होते हैं बॉडी के। अब उसमें अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे तो आपको नहीं पता चल रहा। तो हम रिकमेंड यही करते हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तान की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जो मेडिकल सोसाइटीज़ हैं, वो रिकमेंड ये करती हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और अगर आपकी वेस्ट मर्द हैं तो 32 से ज़्यादा, औरत है तो 27 से ज़्यादा है, तो आप अपनी शुगर साल में एक आध दफ़ा ज़रूर चेक करा लिया करें। ये तो फिर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे आपके इस कमेंट के ऊपर 32 से ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 32 पर मेरी कमर खड़ी हुई है। नहीं, 32 जो हम पैंट जहाँ बांध रहे हैं वो वाली कमर नहीं बात हो रही है, ये कमर हम कहते हैं जो हमारा एम्ब्लाइकस है, ठीक है, उसकी लेवल के ऊपर, वो पेट का हिस्सा होता है, जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है, जो सबसे ज्यादा जब से कहते हैं ना मैक्सिमम पैंट का बेली बटन की बात करें, बेली बटन जो है हमारा, उसकी लेवल के ऊपर आप करें, क्योंकि वो सबसे, और वो बहुत सारे जिनकी 28 की भी पैंट पहन रहे होंगे ना साइज की, तो उनकी भी शायद 32 होगी। ये तो आपने बहुत ही हैरानकुन बात बता दी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी कि आप लोगों को कराना चाहिए ये रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि मोटापा जो है वो आपका इनिशियल, जिसे कहते हैं ना, नज़र आने वाली एक सिम्टम है कि अगर बॉडी पे मोटापा चढ़ रहा है तो आपकी बॉडी को रिस्क ऑफ डायबिटीज़ 4 गुना ज़्यादा है। ओके। और उस रिस्क को, क्योंकि जब हो जाती है तो उस टाइम पे पता नहीं चलता, ये पता चलता है 5 से 10 साल के बाद, जब कहीं ना कहीं कोई पेचीदगी शुरू होती है, कोई डैमेज होना शुरू होता है, उससे पहले पिक करें ताकि इसको रिवर्स कर सकें। वेरी गुड। या एटलीस्ट उसको बढ़ने से रोक सकें, किसी पेचीदगी को रोक सकें। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब कोई शख्स आपके पास पेशेंट आता है और उसे शुबा होता है कि आप, या आपको देखकर शुबा होने लगता है, तो आप सबसे पहले टेस्ट यही कहते हैं कि पहले आप जो है वो ज़रा नाप के बताएं कि कमर कितनी चली, आपको देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ मस्ट हैव सम प्रॉब्लम्स। लेकिन डायबिटीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले अमराज में से है, और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में आ गया है जिनमें सबसे तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रही है डायबिटीज़। इसके नंबर ऑफ़ डायबिटिक पेशेंट्स भी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 6ठी लार्जेस्ट नेशन है पाकिस्तान, और लेकिन डायबिटीज़ के हिसाब से इस वक्त ये दूसरे या तीसरे नंबर पर टोटल डायबिटिक पेशेंट की पॉपुलेशन के हिसाब से हैं हम, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, हमारी लाइफ का पैटर्न बहुत स्ट्रेसफुल है, फिर हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी के एवेन्यू नहीं है, इकोनॉमिकली हम इतने बर्डन हैं कि हम 16-16 घंटे काम करते हैं, उसके बाद जाके बिस्तर पे पड़ जाते हैं, दो जॉब्स कर रहे होते हैं, तो हमारे पास अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। फिर अर्बन एरियाज़ के अंदर हमारी कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन हो गई है अब अनफॉर्चुनेटली, कि अगर आप सिंध में जाएँ तो आपकी तकरीबन 30-40% आबादी सिंध की सारी जो है वो कराची की है, लाहौर पंजाब चले जाएँ तो मुल्तान लाहौर के अंदर ही तकरीबन यही रेशो आ जाता है, KP के चले जाते हैं तो वहाँ पेशावर में और जो है सवात वगैरह के अंदर जो इनके अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ कंसनट्रेट हो गई है, क्योंकि फैसिलिटीज़ जो थोड़ी बहुत भी हैं वो वहीं पर हैं, तो सारी की सारी हमारी पॉपुलेशन कंसनट्रेट हो रही है टूवर्ड्स अर्बन एरियाज़ वाला। अर्बन एरियाज़ के अंदर बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ कि भाई घर अच्छे हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, बिजली आती है, ये चीज़ें तो हैं दूर हैं, लेकिन हमारे पास अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता, वहाँ पे इतनी फास्ट लाइफ है कि वहाँ आपके पास एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए टाइम नहीं बचता।
बहुत ही गहरा पॉइंट आपने बताया। अब इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़ शख्स अब तशख़ीस हो गई है भाई डायबिटीज़ है आपको, और डायबिटीज़ भी जो है वो या तो फर्स्ट स्टेज में है या बिल्कुल इनिशियल स्टेज में भी आपको हुआ है, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या बताते हैं आप? डायबिटीज़ जो पहली बात मेरी होती है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अच्छा, ठीक है। और एक बड़ी मैं हार्श बात करता हूँ, अक्सर Please, मरीज़ जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं कि आपके रिश्तेदार कब्र में छोड़ के चले जाएंगे, ये आपके साथ कब्र में होगी। ठीक है ना? सुन लीजिए, ये बहुत गहरा जुमला ये है। नहीं जो छोड़ेगी आपको, ये कब्र तक जाएगी साथ में, और ले भी जाती है, जानलेवा बीमारी लेके भी यही जाती है अक्सर, आपको वजह भी यही बनती है, लेकिन ये कब्र तक है आपके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर पर भी आता हूँ, लेकिन मुझे एक दिमाग में सवाल आया और मुझे अभी ये भी बताया गया कि कुछ क्वेश्चंस आंसर भी होना शुरू हो गए आपको लाइव देखते हुए। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं लोग, वो भी आपके क्वेश्चंस का भी हम ज़रा डॉक्टर ज़ीशान से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, प्री डायबिटिक क्या होता है? प्री डायबिटीज़ वो एहतियाती तदाबीर या बचाव के तरीके के ऊपर हम बात कर लेंगे साथ में। डायबिटीज़ असल में कुछ नंबर्स के ऊपर हम डिफाइन करते हैं ना, मेडिकल साइंस, क्योंकि साइंस है तो कुछ ही डेफिनेटिव क्राइटेरिया को फॉलो करती है। अब अगर मैं कहता हूँ फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज़्यादा है तो ये डायबिटिक रेंज में आती है, लेकिन एक से ज़्यादा दफ़ा होनी चाहिए, सिंगल रीडिंग के ऊपर नहीं। या अगर हम 3 महीने वाली जो एवरेज शुगर है वो 6.5 से ज़्यादा है तो वो कि भाई डायबिटीज़ रेंज है। लेकिन नॉर्मल रेंज क्या है? तो नॉर्मल रेंज तो 100 से कम है, तो 101 से लेकर 125 तक क्या है? क्योंकि एक नॉर्मल आदमी की 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है। डायबिटिक आदमी की 126 से ज़्यादा। ये बीच वाले बीच का जो ग्रे जोन है जिसमें कि हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ये डायबिटीज़ हुई हुई है या नहीं हुई हुई है, लेकिन डायबिटीज़ फॉर डेफिनेटिव क्राइटेरिया 126 या उससे ऊपर है। तो ये जो बीच वाला एरिया है जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन डायबिटिक रेंज में नहीं है, तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कह रहे हैं। ठीक है। और उस प्री डायबिटीज़ ही वो विंडो है जिसमें आप पेशेंट्स को पिक करें, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, उनको खाना पीना बेहतर करें, उनकी जो है उसमें फिजिकल एक्टिविटी को इन्फोर्स करें, तो आप इसको वापस नॉर्मल रेंज में रिवर्स करवा सकते हैं। सही। क्योंकि डायबिटिक रेंज में चला गया उसको फिर उसके बाद वापस रिवर्स करवाना नॉर्मल रेंज में बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आज के दौर में हम ये नहीं कहते कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन वो 100 में से 2-4 लोगों का पॉसिबल है। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि 96-97 लोग होंगे उनका तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो प्री डायबिटीज़ इज़ द इम्पॉर्टेंट विंडो कि जिसके अंदर आप पिक करें लोगों को और उसके अंदर जो है उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, ठीक है, और उसके ज़रिए जो है उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ को कम कर दें। भाई आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में व्यूवर्स, क्योंकि इतनी डिटेल्ड गुफ्तगू और इतना जैसे नहीं होता वो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वाकई आप टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जिस तरह आप समझा रहे हैं पूरी कौम इस वक्त आपको सुन रही है, देख रही है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि डेंजरस या वो कहते हैं ना लिमिट, रेड लाइन क्या होती है, कितनी होनी चाहिए वो शुगर? उसके बाद फिर डॉक्टर्स कहते हैं अब ये आपकी रेड लाइन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जी सर। गाड़ी हम चलाते हैं, बहुत सारे लोग चलाते होंगे, देखते होंगे, नहीं चलाते होंगे, तो कोई स्पीड लिमिट है जो ये गारंटी करती है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या बात है। तो डायबिटीज़, एनी डायबिटीज़ विच इज़ बियॉन्ड द नॉर्मल वैल्यू इज़ हार्मफुल, नुकसानदेह है, पहली बात। दूसरी बात, इसका नुकसान अगर मेरी खुदा न खास्ता अभी शुगर 700 भी है तो हो सकता है मैं अभी ऐसे ही बैठे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी शुगर अभी 70 भी हो तब भी मैं ऐसे ही बैठे बात कर रहा हूँ। जो डायबिटीज़ में नुकसान देने की चीज़ है वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। कितने अरसे तक, कितने टाइम तक ये ज़्यादा रहती है, कितनी ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। अगर 700 और 100 के दरमियान फ्लक्चुएशन है तो ये शायद 3 महीने में किसी न किसी पेचीदगी के साथ आएगा। ठीक है। अगर ये 250 रहती है और ये 5 साल तक रहती है तो शायद उसके बाद किसी पेचीदगी से आएगा। ये डैमेज कम करेगी। तो डैमेज के डिपेंड करता है कि कितना तेज़ी से ऊपर नीचे होती है और दूसरा कितनी देर तक ज़्यादा रहती है। एवरेज टाइम इन रेंज की एक मेडिकल टर्म है कि वो एवरेज टाइम कितना आपकी रेंज से बाहर रहती है, और जितना ज़्यादा देर रेंज से बाहर रहेगी उतना डैमेज करेगी सही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन को करेगी उतना डैमेज करेगी। ये 2 इसके असूल हैं डैमेज करने के। तो इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो डायबिटीज़ डैमेज करती है। लेकिन हैविंग सेड दैट डायबिटिक इमरजेंसीज भी हैं, कुछ चीज़ों को हम डायबिटिक इमरजेंसी कहते हैं, जिसमें DKA है, एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है डायबिटीज़ की,
और ये आमतौर पे उन लोगों में होती है जो टाइप 1 वाले पेशेंट होते हैं, जो यंग पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन बनती ही नहीं है बिल्कुल बॉडी में, या जो बन रही होती है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है इंटरनल बॉडी इम्यून सिस्टम से। तो इन पेशेंट्स के अंदर ये एक एसिडोटिक कंडीशन होती है। इनको अगर कुछ घंटों के अंदर ट्रीट ना किया जाए तो दे कैन डाई ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। इनमें शुगर बहुत नहीं बढ़ती, लेकिन इसकी वजह से बॉडी में डिस्फंक्शन इतना होता है, तेजाब इतना बनता है कि ब्रेन डैमेज हो जाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन जो डायबिटिक इमरजेंसी की आती है, जो डायबिटीज़ शुगर बढ़ने की इमरजेंसी है, क्योंकि तो वो हाइपरऑस्मोलर स्टेट होती है, जो कि ओल्ड एज वाले लोगों में होती है। वो किसी ना किसी दूसरी बीमारी के साथ इन्फेक्शन हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कि 700-800 तक शुगर चली जाती है, और वो ब्रेन को अगेन डैमेज कर रही होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर बॉडी के लिए जो है वो नुकसान दे रही होती है। तो ये 2 डायबिटिक इमरजेंसीज हैं। अच्छा, आपने एक नाम दिया इंसुलिन। इंसुलिन जिस्म में क्या काम करती है, इसके बगैर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बढ़ जाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर भी इंसुलिन पे बात कीजिएगा। क्योंकि अक्सर मैंने डायबिटिक पेशेंट्स को देखा है, अक्सर क्या सबको वो इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी एक टाइमिंग होती है कि 20 यूनिट लेने हैं, 12 यूनिट लेने हैं। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि फास्टिंग के वक्त आप नोट करें, फिर खाने से पहले लगाएं। बात की जो टैबलेट्स होती हैं, इंसुलिन का डायबिटिक पेशेंट की ज़िंदगी में क्या रोल है? देखिए, हमारे पास मोटे मोटे अगर हम कहें ना तो 2 तरह की डायबिटीज़ है। देर आर टाइप 3, टाइप 4 का भी ऑप्शन आता है, वो बड़ा फिलॉसफिकल है। टाइप 2, लेकिन जनरली टाइप 1 और टाइप 2 2 तरह की डायबिटीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं। टाइप 1 वो पेशेंट्स हैं जिनको अर्ली एज में आमतौर पे 20 साल से पहले डायग्नोज हुई होती है और उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होती। ठीक है। उनको इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो दे कांट लिव। अच्छा, कंटिन्यूअसली उनके साथ इंसुलिन चलती सांस रहेगी। जितनी ज़रूरी है, पानी जितना ज़रूरी है, इंसुलिन उतनी ज़रूरी है। उसको उनको अगर इंसुलिन नहीं मिल रही तो दे कांट लिव। उनको कैरी करना पड़ती है इंसुलिन अपने साथ कहीं जा रहे हो तो। इंसुलिन मतलब जिसको इंसुलिन लग रही है उसको कैरी तो सबको करनी है, लेकिन उनके लिए इंसुलिन के बगैर लाइफ नहीं है। ओके। उनके लिए जितना खाना ज़रूरी है, जितना पानी ज़रूरी है, जितना वॉशरूम जाना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना सांस लेना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी उनके लिए इंसुलिन है। इन लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं होता इंसुलिन के अलावा। ठीक है, ये टाइप 1 हो गए। ये टाइप 1 वाले होते हैं। टाइप 2 वाले जो आपके 90% पेशेंट, इनफैक्ट 95% पेशेंट जो है हमारे, जो डायबिटिक पेशेंट हम आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं, वो टाइप 2 वाले होते हैं। इनमें से सिर्फ 10% को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। इसमें ये जो टाइप 2 वाले होते हैं, ये 80-90% पेशेंट्स जो होते हैं उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो अच्छी अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करें और परहेज़ करें और दवाएं टाइम पे लें, तो शायद इनको इंसुलिन की ज़रूरत ना हो। इंसुलिन का काम बॉडी के अंदर, ये एनाबॉलिक हार्मोन है बॉडी का। एनाबॉलिक हार्मोन बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड है। ये हमारे हर सेल में जहाँ पे ग्लूकोज का इस्तेमाल हो रहा है, ये ग्लूकोज पहुँचाना इसका काम है। ये ग्लूकोज मैनेज करता है, ग्लूकोज की कंजम्पशन करवाता है बॉडी के अंदर। और ये जो है हार्मोन जो है बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड है कि वही ग्लूकोज की कंजम्पशन क्योंकि करा रहा है। तो इंसुलिन का काम बॉडी का ग्लूकोज को मैनेज करना है। इंसुलिन नहीं है तो बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर ग्लूकोज यूटिलाइज होने की सिवाय ब्रेन के किसी बहुत सारे टिश्यूज़ बॉडी के जो हैं, वो सिर्फ ब्रेन एक ऑर्गन है बॉडी का जो बगैर इंसुलिन के ग्लूकोज यूटिलाइज बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है। बाकी मसल्स हमारे हैं, जब हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे इंसुलिन की इनको ज़रूरत नहीं होती है, ये ग्लूकोज बगैर इंसुलिन के यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो है बगैर इंसुलिन के, बाकी बॉडी जो है ना, बगैर इंसुलिन के ग्लूकोज जो अवेलेबल है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। और ग्लूकोज हमारी बॉडी की करेंसी है। ये ऐसे ही है कि मेरे बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास चेकबुक और ATM नहीं है, और मैं उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, यूजलेस है। तो वो जो बॉडी का चेकबुक और ATM है या मोबाइल ऐप है ना, जो आपका अपना पैसा है जिसको आपने इस्तेमाल करना है ज़रूरतन, वो आप निकाल ही नहीं सकते इसके बगैर। तो वो जो ग्लूकोज आपकी करेंसी है और इंसुलिन वो ATM है आपका, जिसके ज़रिए उसको आप निकाल के इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं है तो वो चीज़ सब कुछ होते हुए भी आपको बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वेरी गुड, क्या ज़बरदस्त मिसाल के साथ समझाया। डॉक्टर साहब, नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? कहते हैं कि शुगर जो है वो अंदर से इंसान को खोखला कर देती है, खाली कर देती है, घुल जाता है इंसान, वज़न गिर जाता है, दीमक है इंसानी जिस्म के लिए दीमक है। और अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता खाएगी, एकदम से कुछ नहीं करेगी आपको मोस्ट ऑफ द केसेस, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को जो है खोखला कर देगी। आपका ब्रेन, आपके बाल, आपकी आँखें, आपके दांत, आपके मसूड़े, आपका दिल, आपकी शरियानें, आपकी किडनी, आपका लिवर, आपकी नसें, आपके मसल्स, आपकी हड्डियाँ, हर बॉडी पार्ट शुगर बढ़े रहने से कमज़ोर होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। बाहर से नज़र बंदा चलता फिरता आता है, एक दिन गिर जाता है और फिर नहीं उठ पाता। तो यंग पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हो रही है, जो 30s और 40s, जो कि हमारी इकॉनमी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो अपने कैरियर्स की पीक पे होते हैं या कैरियर्स बना रहे होते हैं,
मेरी उनको यही एडवाइस होती है कि देखें आज आपको ये नुकसान नहीं दे रही, तकलीफ नहीं दे रही, लेकिन जब ये तकलीफ देगी ना तो जो आपने कमाया होगा ये सारा का सारा ले इसी में लग जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कि आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक रखें, ताकि जिस टाइम पे आपके ज़रूरत होगी उस पैसे को जो आपने कमाया या उस कैरियर को जो आपने बनाया, वो ये कैरियर या वो पैसा ना खा जाए आपका। ठीक है, ठीक है। और साहब एक सवाल है, बड़ी एक आम सी मिथ है या फिर एक कॉमन सेइंग है, मीठा खाने से ज़्यादा जो है वो शुगर होती है, और ज़्यादा मीठा खाने वाले वो बोलते हैं अरे इतना मीठा नहीं खाओ शुगर हो जाएगी। ये इसका क्या मतलब है, एक सवाल। और इसी का दूसरा पार्ट कि जिन लोगों को मीठा खाने से रोकते हैं कि भाई आप डायबिटिक हैं, आपने मीठा कंट्रोल करना है, इसको हाथ नहीं लगाना, ज़्यादा नहीं खाना है, तो उनको और क्रेविंग होती है। तो इसका मतलब क्या ये दुरुस्त है कहना है कि मीठा खाने से ही शुगर होती है? देखिए, मीठा खाने से नहीं शुगर होती है। ठीक है ना। मीठा हमें अनफॉर्चुनेट है हमारी लाइफ के अंदर जो है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, अगर हम उसको थोड़ा साइंटिफिक टर्म को लेके आजकल लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं। शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल डेफिनेटली बॉडी को हार्म करता है। लेकिन डायबिटीज़ के होने में बॉडी के अंदर शुगर का इस्तेमाल से ज़्यादा उसके इंसुलिन के, जिसे कहते हैं ना, इफ़ेक्टिवनेस, वो मैटर करती है। एक नॉर्मल पैंक्रियाज जहाँ से कि इंसुलिन बनती है, लबलबा जो है हमारा, वो जितनी मर्जी हम शुगर ले लें वो आपकी शुगर को नहीं बढ़ने देगा। मतलब एक कॉमन सी बात है कि वो उसका काम यही है। इट डज नॉट मीन कि मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मीठा खा लेना चाहिए। मतलब खाते ही नहीं, पूरा डोंगा भर के करता हूँ कि हम अपना कैलोरिक इंटेक कम करें, और मीठा हमें इन एनी केस फॉर ए गुड लाइफस्टाइल कम खाना चाहिए। लेकिन मीठा खाने से नहीं शुगर होती है। हाँ, मीठा खाता है जो आदमी, उसकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं हो सकती है। ठीक है। क्योंकि कोई भी इलाज मीठा खाने के साथ टेस्ट ही नहीं किया गया। अगर मैं कहूँ इंसुलिन, अगर मैं कहूँ ये जो दवाइयाँ हैं या ये आजकल इंजेक्शन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा वीकली हमारे वेट लॉस वाले, कोई भी दवा जो है ना वो मीठा खाने के साथ टेस्ट नहीं हुई है। जब वो टेस्ट ही नहीं हुई है तो उसकी इफेक्टिवनेस कैसे पता चले? जो भी दवा मेडिकल साइंस में टेस्ट हुई है फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल, वो परहेज़ के साथ हुई है। बगैर परहेज़ के आप दवा की इफेक्टिवनेस गारंटी ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो दवा काम की नहीं है। कई दफ़ा पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमें परहेज़ ना बताएं, बस दवा लिख दें। मैं कहता हूँ पर्चा लिखता हूँ और फिर बोलता हूँ ये दवा लेके आइएगा, मुझे दिखाइएगा, और लेके मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। अच्छा, दिस इज़ व्हाट यू हैव डन एक्चुअली। इफ़ यू आर नॉट, क्या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप परहेज नहीं करते हैं, आप उठा के डस्टबिन में फेंक दें। आपको पैसे खर्च करने हैं, टॉफीज हैं, आपने मुझे पैसे देने हैं, मेरी कंसल्टेशन के मेडिकल स्टोर वाले को देने हैं, दवाओं के लेबोरेटरी वाले को देने हैं, टेस्टों के, और उसके बाद आपके रिजल्ट यही आना है कि आप उसको आप डस्टबिन में डाल रहे हैं। एंड दैट्स ऑल यू आर डूइंग एक्चुअली। इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू डू दैट, कीप ऑन कमिंग बैक टू मी। सो ऑन पॉइंट। आपको परहेज करना ज़रूरी है। परहेज़ के बगैर इलाज मुमकिन ही नहीं है। ये ऐसे ही है, जिस तरह थोड़ा सा अगर मजहबी बैकग्राउंड से आते हैं, मैं कहता हूँ ये ऐसे ही है जैसे बगैर वजू के नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें आप। इसकी वही इंपॉर्टेंस है डायबिटीज़ के अंदर। आपको परहेज़ करना है तो यानी कि सही कहते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुन लीजिए, खास तौर पे जो लोग इस वक्त डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो आपका क्रेविंग वाला वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी प्लीज़। देखिए, ये इंसानी फितरत है कि जब आप किसी चीज़ से रोकते हैं ना, अल्लाह ताला ने आदम को कहा था इस दरख्त के पास नहीं जाना, तो उसी दरख्त पे गए। तो ये फितरत इंसानी है कि जब आपको किसी चीज़ से रोका जाए तो उसकी क्रेविंग शुरू हो जाती है बॉडी में, बहुत शदीद क्रेविंग होती है। लेकिन अगेन फिर कुदरत का निज़ाम भी है। अगर मैं बाहर सड़क पे निकलूँगा, यहाँ पे 25 लाख से लेके 25 करोड़ तक की गाड़ी नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हर गाड़ी शायद बहुत अच्छी होगी, क्या मैं हर गाड़ी ले सकता हूँ? अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि मैं वो ले लूँगा या वो मेरे लिए है। अच्छी आपको दुनिया में बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए हों भी सही। ठीक, लाइफ ऐसे ही है, हर चीज़ जो अच्छी लगती है उसको आप हाथ बढ़ा के उठा नहीं लेते। तो ठीक है, मीठा अच्छा लगता होगा। चलें इसको और इजी कर लेते हैं, क्योंकि परेशान हो गए होंगे बेचारे डायबिटिक पेशेंट ना, कि भाई क्रेविंग तो हो रही होगी, अभी भी कहीं पर वालदा बैठी होंगी तो उनको कुछ खाने के, मीठे खाने की, कहीं वालिद साहब किसी के बैठे होंगे तो बेटियां बच्चे रोक रहे होंगे कि अब्बू आपने नहीं खाना, वो ज़रा से नज़र हटती है तो उठा के एक रसगुल्ला भी खा लेते हैं। किस हद तक मीठा खा सकते हैं डायबिटिक लोग, या बिल्कुल कट ऑफ कर दें? देखिए, मीठा खाने के साथ कोई गारंटी नहीं है शुगर कंट्रोल की। और मैं ऐसे मौक़ों पे आजकल वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की डिवाइसेस अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर भी। आप एक खा के देखें, फिर देखें कितने घंटों तक उसका कुछ सेकंड का जायका रहेगा। अगर आप एक गुलाब जामुन खाएंगे,
कितने सेकंड आपकी बॉडी के अंदर उसकी जायका आपको याद रहेगा, उसका कितना कोई इम्पैक्ट आपके ब्रेन में रहेगा कि जी हाँ ये जायके का पॉजिटिव है। उसको लगा के देखें ना, फिर कितने घंटे तक शुगर आपकी कम होगी। तो दैट विल गिव ए नेगेटिव बैलेंस। हमें असल में इंसान की बिहेवियरल ट्यूनिंग होती है, ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। मैंने इस तजर्बे को कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग वाले तजर्बे को काफ़ी पेशेंट्स पे किया है, जिनसे नहीं छूटती थी उनको वो लगाया, लेकिन जब वो उनको जायके का एक ब्रेन के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट होता है, उस इम्पैक्ट को ढूंढते हैं, उस जायके को नहीं ढूंढते एक्चुअली इंसान की फितरतन। लेकिन जब उसका नेगेटिव कंडीशनिंग होती है ना कि यार मैंने एक गुलाब जामुन इतना सा वाला खाया था लेकिन उसके बाद 3 घंटे तक शुगर नहीं ठीक हुई थी, तो वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो खुद ब खुद मरीज की वो क्रेविंग खत्म होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग विद माय सम ऑफ पेशेंट्स जो कि अफोर्ड कर पाते हैं। उनको साइकोलॉजिकली भी आप साइकोलॉजिकली जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है ना, उसका एक ब्रेन के अंदर एक सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना, स्पॉट बनता है, उस सॉफ्ट स्पॉट को आप ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उस सॉफ्ट स्पॉट को हमें चेंज करने का तरीका यही है कि आप उसको जब CGM लगा के देते हैं, जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, वो देखता है यार इतनी सी देर का वो जायका था लेकिन उसने कितना मेरी बॉडी को जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, कितने घंटों तक, तो वो सॉफ्ट स्पॉट चेंज होता है। हमें जनरली डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है एज ए डायबिटिक पेशेंट, कि डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते तो लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ मुर्गी, मछली, दाल, सब्जी, बीफ, मटन, एनीथिंग दे कैन ईट। रोटी खानी है, एक रोटी खा लें आप, फ्रूट 4 नहीं खाएं, फ्रूट्स भी खा लें। होल फ्रूट इस सर्टेन अमाउंट आपको पेट भरने के लिए ना लें ना कि पूरा बॉल भर के आप पूरा, लेकिन आप होल फ्रूट भी खा सकते हैं, तो इट्स नॉट टू मच रिस्ट्रिक्टेड। हाँ, बेकरी ना लें क्योंकि सारी मैदे की बनती है, वो रॉ शुगर है एवरी बेकरी आइटम। तो जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस किस्म की कोई भी चीज़ आए, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसके अंदर डायरेक्ट आपकी शुगर एडेड होती है। मिठाइयाँ वगैरह, ये सारी आइटम जो हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज डाइट इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच के मुश्किल बना लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है हम कैद में आ गए, जेल में आ गए, डॉक्टर साहब ने सब कुछ मना कर दिया, कुछ भी फीके फीके खाने, उबले हुए खाने। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा दर्दनाक जो है सवाल, फैक्टर है ये, एक शुगर होती है, जिस्म के आज़ा बहुत हद तक ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल फंक्शन छोड़ देते हैं। और हमने कुछ पर्सनली मेरे बहुत जानने वाले हैं जिनको हमने बड़ा हशाश बशाश, तवील कदो कामत, बड़े बॉडी बिल्डिंग करते हुए देखा, लेकिन इन दी एंड शुगर की वजह से उनके आज़ा कटते हुए भी देखे, हाथ, पैर या फिर उंगलियां काट दी जाती हैं। ज़रा इस पर भी मैं चाहूँगा आप कमेंट करें, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, कैसे होता है और बचा कैसे जा सकता है इस एक्सट्रीम वियर्ड कंडीशन से। देखिए, यही वो चीज़ होती है जिससे हम बचाना चाहते हैं ना पेशेंट्स को, कि जब पेशेंट हमारे पास चलता फिरता आता है, जिसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, जिसको एक टेस्ट एबनॉर्मल आया होता है, वो मशवरा करने आ गया है, लेकिन इंसान थोड़ा सा जो है ना इग्नोरेंट है, वो हाल में जीता है, मुस्तकबिल नहीं देखता फितरतन। ये वो पेशेंट्स होते हैं अक्सर औकात जिनकी साल से शुगर होती है, जिसको उन्होंने कंट्रोल नहीं किया होता, या कभी अपनी हेल्थ पे इतनी तवज्जो ही नहीं दी कि टेस्ट करा लें, जिससे हम रिकमेंड करते हैं भाई 30 साल से ज़्यादा है, आपकी वेस्ट ज़्यादा हो गई है तो आप टेस्ट करा लें। ठीक है, तो वो टेस्ट नहीं कराते। अगर टेस्ट आ जाता है, कल मेरे पास एक पेशेंट 5 साल से उनको पता था, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं थी, डिनाइल मोड में थे। डिनाइल मोड है कि नहीं करना, उसको चेक ही नहीं करना। तो अब आप 5-5 साल अगर रखेंगे, उसको चेक ही नहीं करेंगे, तकलीफ़ तो वो तभी देगी ना जब पेचीदगी हो जाएगी बॉडी में। बिल्कुल ऐसा ही है। एक नसें कमज़ोर हो गई, उसमें ब्लड सर्कुलेशन पैर की ख़त्म हो गई है, अब आपके पैर में जो है गैंग्रीन डेवलप हो गई है, अब उसका क्या कर सकते हैं? वो नस तो नहीं ठीक होगी, अब तो पैर कट के जो बच गया उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना। ओके, सो दिस इज़ द स्टेज वी वांट कि मरीज़ जो हैं उससे पहले अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, कंट्रोल कर लें शुगर को, ताकि इस स्टेज तक ना पहुँचें। ठीक है। क्या ये एक एक्सट्रीम है कि पैर कटने का मसला है, अब इससे बचना यही है कि शुगर कंट्रोल करें अपने टाइम पे। जिनको नहीं है वो चेक कर लिया करें, साल में एक दफ़ा ब्लड शुगर टेस्ट 200-250 रुपये में हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मैं इस पर आता हूँ, एंडिंग की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत डिटेल्ड मैं समझता हूँ गुफ्तगू की है, जो कि आज तक इस सीट पर बैठकर किसी ने नहीं की। ये डिनाइल मोड क्यों करते हैं, ये इस मोड के अंदर क्यों चले जाते हैं हम साइकोलॉजिकली, कि मुझे सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, मैं खा भी रहा हूँ बहुत ज़्यादा मीठा, मेरी लाइफस्टाइल भी बहुत अनहेल्दी है, और मुझे कोई रेकमेंड करता है कि यार एक दफ़ा टेस्ट करा लो, एक दफ़ा सोच लो, तो हम इस स्टेट में क्यों चले जाते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो 4 टेस्ट लिख के देंगे, मुझे मजबूरन टेस्ट कराना पड़ेगा, और मेरे दिल में ये चल रहा है कि मुझे पता है कि मुझे शुगर हो चुकी है,
और मेरा जो है वहाँ जाने का दिल नहीं कर रहा, और जब टेस्ट आ जाएंगे तो फिर मुझे शुगर पता चल जाएगी, जब पता चल जाएगी तो मैं फिर गिर जाऊंगा, बेड के ऊपर आ जाऊंगा। हम इस पोजीशन से कैसे निकल सकते हैं फौरी तौर पे आपके पास आ जाए? शुतुरमुर्ग वाली अनफॉर्चुनेटली बिहेवियर है हमारा, और ये एक आदमी का नहीं है, ये इंसानी फितरत है। और खाली हम पाकिस्तानी नहीं हैं, इसमें सारी दुनिया के अंदर ये मसला है। ये इंसानी फितरत के साथ है कि हम प्रॉब्लम्स को फील करते हुए अंदर से अवॉइडेंस का रास्ता लेना चाहते हैं। यस यस, और हमारी लाइफ के हर मसले के अंदर ये बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है। वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली मैं बात नहीं करना चाहता था, काफ़ी दिल दुखा हुआ है अभी गुल प्लाजा का। बिल्कुल ऐसे ही। आई डोंट वांट टू टॉक ऑन पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। नहीं, आप बात करना चाहते हैं, यू कैन टॉक अबाउट कि हमें पता है ना कि हमारे शहर की ग्रोथ कैसे हुई है। यस, रेगुलेटर्स शुड एनफोर्स कि जो सेफ्टी एलिमेंट हैं करें, लेकिन हर बिल्डिंग की अपनी एसोसिएशन मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। अगर हम कहते हैं कि 4 प्लाज़ों में आग लगी थी, तो अभी जो 600 प्लाजे बाकी हैं उनमें क्या कुछ नहीं हो सकता आज? जो वहाँ दुकानदार, आज उन लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है, वाकई लोगों का रिस्क चला गया, रोज़गार चला गया, पता नहीं कितने सालों की लोगों की रियाजत थी। कब वो प्लाज़ा बनेगा, कब उनका कस्टमर वापस आएगा, कब उनको अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है हर एक के लिए। लेकिन ये कि एक तबाही तो हो गई ना, जो जाने गई। उसके अलावा आगे जो कितनी फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं, 1200 दुकानें थी तो 1200 ख़ानदान थे ना, बिल्कुल वो चल रहे थे। तो जहाँ आज हो रहा है, क्या हमें नहीं पता कि ज़ैनब मार्केट के अंदर अगर लगेगी तो हम कैसे करेंगे? खुदा ना खास्ता ये कैटास्ट्रॉफी, क्या हम ये नहीं कर सकते? खुद एज ए कॉम हम अवॉइड करते हैं, जब तक हमारे सर पे नहीं पड़ रही उस वक्त तक ठीक है सब कुछ। तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट भी वही बिहेवियर है। अब मुझे इंटरनली अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी बॉडी में गड़बड़ है, मैं टेस्ट इसलिए नहीं करा रहा कि पता चल जाएगा तो फिर मुझे सुननी पड़ेगी, मुझे दवा लेनी पड़ेगी, मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा। अरे भाई, आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को एट रिस्क ले रहे हैं। सेम इज़ ट्रू जो कि गुल प्लाजा में, क्या लोगों को नहीं पता था? क्या जब मिलेनियम मॉल में लगी थी तो लोगों को अंदाज़ा नहीं? जबकि मिलेनियम मॉल तो बहुत रिलेटिवली बेहतर बना हुआ था, उसमें तो एग्जिट भी थे, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ना, हमारे पास एजुकेशन नहीं थी। एजुकेशन लेने के लिए कौन से कोर्सेज आजकल करने पड़ते हैं? यूट्यूब फैक्ट्री हर जगह पे मौजूद है। आपको किसी भी एक लेमैन को जो है फायर फाइटिंग सिखाना कितना कोई मुश्किल काम है। मतलब फर्स्ट एड डिवाइसेस तो लगी हूँ, फर्स्ट एड देना। अभी हमें याद है कुछ महीनों पहले जो है CPR नहीं आने की वजह से कितने लोगों की सड़क पे डेथ हो जाती है। कुछ डॉक्टर्स की हमने देखा कि डेथ हुई, एक वो क्रिकेटर की डेथ हुई ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद कितने लोगों ने CPR की ट्रेनिंग कर ली। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने लोगों ने CPR को सीख लिया। तो हम एक्चुअली अपने मसाइल को खुद हल करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम आंखें बंद करें और खोलें तो हमारी दुनिया बदली हुई हो, फैंटेसी वर्ल्ड में मैं अपने आप को ना चेंज करूं, सारी दुनिया मेरे लिए चेंज हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त आपने मैसेज दे दिया, और मुझे खूबसूरती ये लगी आपकी गुफ्तगू के अंदर कि हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के ऊपर, आपने उसकी रियलिटी से भी पर्दा उठाया, और जो इस वक्त सानिया हुआ है आपने, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने उसके ऊपर भी कमेंट किया, और जो करना ज़रूरी था। बहरहाल डॉक्टर रिजवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस टॉपिक के ऊपर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। डॉक्टर साहब, इस वक्त डॉक्टर साहब का टाइम बड़ा कीमती होता है। सुबह सवेरे डॉक्टर्स का टाइम पेशेंट्स के लिए होता है, और इनका टाइम तो पेशेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप हमारे पैनल का हिस्सा रहेंगे और लोगों को गाए बगाए जो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर पर रमज़ानों में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। ख़त्म होने से पहले सिर्फ एक मैसेज ये दूंगा, अपना ख़याल रखें, क्योंकि आप वो लोग हैं जो जिन पर बहुत सारे लोगों का इन्हिसार है, मुनहसर हैं वो लोग। आप उनकी किफ़ालत करते हैं, आप ख़ुद कफ़ील हैं, लेकिन आपके ज़ेरे किफ़ालत यानी कि आप बहुत सारे लोगों के जो है वो आइडियल हैं। कहीं पर आप बाप हैं, कहीं पर आप माँ हैं, कहीं पर आप वो बेटा हैं जो घर चलाते हैं, कहीं पर आप वो बेटी हैं जिसने आगे जाकर जो है वो फ़ख्र बनना है। आप कोई ना कोई रिश्ता है, अगर ऐसा कोई सिम्टम है, अगर ऐसी कोई आपके साथ कोई पेचीदगी है, ये छोड़ दीजिए कि क्या होने जा रहा है, क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या इसका जो है वो सिम्टम्स का जो इफ़ेक्ट होगा। कोशिश कर लीजिए बर वक्त। अगर कोशिश कर लेंगे तो शायद अपनी जान बचा सकेंगे, और अपनी जान अगर बचा सकेंगे तो आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनकी जानें भी इफेक्ट होने से बच जाएंगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। मेरे खूबसूरत से गेस्ट और मेरी पूरी टैलेंटेड टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।